हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि यक्षगान किस राज्य का फोक डांस यानी लोक नृत्य है। तो देखिए, यक्षगान की बात कर ले तो ये आपका कर्नाटक राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कर्नाटक के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि डोलू कुनीथा, नाग मंडला, जुडू हैली, करगा और लांबी, ये सभी जो आपके कर्नाटक के अन्य फोक डांस है। इसके अलावा बात कर ले अन्य राज्य के लोक नृत्य के बारे में, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया और कजारी, ये सभी जो आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य है। इसके अलावा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरन, भवई, ये सभी जो आपके गुजरात राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा बात कर ले लावनी, काला, दही कला, दशावतार, ये सभी जो आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा पंजाब राज्य के फोक डांस की बात कर ले तो भांगड़ा, गिद्धा, दफ, धामल, इसके अलावा दंकारा, ये सभी जो आपके पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर ले तो घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छारी, ये सभी जो आपके राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्य के लोक नृत्य को जो है मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जो है वो जरूर जुड़कर जो है ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईंट से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक भीतरगांव, ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अगर भीतरगांव की बात कर ले तो ये आपके पुरानों ईंटों से निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और ये जो आपका भीतरगांव है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि T20 विश्व कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन जो है ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने जो है अब तक T20 में जो है ये कितने रन बना चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो T20 विश्व कप हुआ था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका इंग्लैंड देश रहा था, और उप विजेता जो देश है ये आपका पाकिस्तान देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2022 के T20 विश्व कप में सबसे ज़्यादा जो रन है ना, ये विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। और विराट कोहली ने पूरे टूर्नामेंट में जो है 6 मैचों में जो है ये 296 रन बनाए थे, जो कि सबसे ज़्यादा रन जो है वो बनाए थे। लेकिन आपके ऑप्शन में जो है आपका 5000, 9000, 11000 और 15000, इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो दिया गया था। यानी विराट कोहली का जो है T20 में पूरा रन के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली के द्वारा जो है T20 में अब तक 4000 रन जो है वो बनाए गए हैं। वहीं अगर आईपीएल की बात कर ले तो आईपीएल में विराट कोहली के द्वारा जो है ये आपके 7000 प्लस रन जो है वो बनाए गए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 11000 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली के द्वारा आईसीसी T20 विश्व कप में इन्होंने जो है महिला जबरदन का भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने T20 विश्व कप में अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम जो है वो कायम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये भारत के किस राज्य में नहीं आयोजित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये आपका भारत देश में आयोजित किया गया था। और भारत में भी जो है ये आपके 3 राज्यों में जो है आपके आयोजित किए गए थे। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था। सेकेंड आपका गोवा के मार्गो शहर में आयोजित किया गया था। और थर्ड आपका महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका गुजरात दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये जो आपका गुजरात में आयोजित नहीं किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की बात कर ले तो ये जो आपका 7वां संस्करण था, जिसका विजेता टीम यानी चैंपियंस कौन रहा था, तो ये आपका स्पेन देश रहा था और स्पेन ने जो है ये दूसरा खिताब जीता। इसके पहले स्पेन ने जो अपना पहला खिताब है वो 2018 में जीता था। इसके अलावा रनर अप की बात कर ले यानी उपविजेता देश कौन सा रहा था, तो देखिए उपविजेता जो है ये आपका कोलंबिया देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 44 ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 44 की बात कर ले तो ये आपके राज्य को पूरे भारत में जो है एक समान नागरिक संहिता लाने का जो निर्देश है वो देता है। यानी अनुच्छेद 44 जो है ये आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 44 की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 44 है ये आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और डीपीएसपी को जो है ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए डीपीएसपी को जो है ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। और डीपीएसपी जो है आपका किस भाग और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपका भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपका डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 149 ये जो आपका किससे संबंधित है, तो देखिए अनुच्छेद 149 की बात कर ले तो ये आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के जो है कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो सीएजी के कर्तव्य और शक्ति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो देखिए 148 से लेकर 151 तक जो है ये आपके सीएजी से संबंधित जो है अनुच्छेद है। वहीं अगर अनुच्छेद 148 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से संबंधित जो है आपका अनुच्छेद है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सीएजी के नियुक्ति, शपथ और सेवा से के शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 148 है। इसके अलावा अनुच्छेद 149 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 150 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 150 में आपका कहा गया है कि संघ और राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार जो है ये आपका सीएजी के सलाह पर जो है वो रखना होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 150 में बताया गया है। अनुच्छेद 151 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 151 में जो है संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को जो है वो सौंपा जाएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर जो वो आपका रखा जाएगा। और ये जो आपका अनुच्छेद 151 में बताया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके भारत के सीएजी कौन है यानी आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, तो देखिए वर्तमान में आपके जो 14वें जो सीएजी है ना ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 15 अगस्त 1947 को यानी जिस दिन भारत को जो है आज़ाद हुआ था, यानी हमें जिस दिन जो है वो स्वतंत्रता मिला था, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहला जो तिरंगा झंडा है ना ये किस गेट पर फहराया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ था और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है सबसे पहला जो तिरंगा झंडा है ना ये आपके दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो आपका गेट का नाम पूछा गया था, तो लाहौरी गेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नील नदी अपना जल जो है निम्नलिखित में से किस सागर में गिराती है। तो देखिए अगर नील नदी की बात कर ले तो नील नदी जो है ये आपका विश्व का सबसे लंबा नदी है। जिसकी लंबाई की बात कर ले तो देखिए नील नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 6650 किलोमीटर है। और ये जो आपका भूमध्य सागर में जो है ये अपना जल जो है वो गिराता है। तो भूमध्य सागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप से होकर बहती है। तो देखिए नील नदी की बात कर ले तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप से होकर बहता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व का दूसरा सबसे आपका जो है लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए विश्व का जो दूसरा सबसे लंबी नदी है ना ये आपका अमेजन नदी है, जो कि आपका ब्राज़ील में है। और इसके अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 6492 किलोमीटर है। तीसरा अगर पूछा जाए कि विश्व का तीसरा सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये आपका यांगत्जे नदी है, जो कि आपका चीन देश में है। और इसकी लंबाई की बात कर ले तो 6380 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण और रोशन कुमारी ये जो आपका किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए कुमुदनी लखिया, शोभना नारायण और रोशन कुमारी की बात कर ले तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुमुदनी लखिया को जो है 1987 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2010 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा शोभना नारायण की बात कर ले तो शोभना नारायण को जो है 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि कथक ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका कथक है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख नृत्यांगना की बात कर ले तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है ना, यानी ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, ये आपस में किसको जोड़ता है। तो देखिए अगर इस वेस्ट कॉरिडोर की बात कर ले तो ये आपका NH27 के अंतर्गत आता है। और ये जो आपका पूर्वी पश्चिम जो गलियारा है ना, ये असम के सिलचर से जो है गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। तो सिलचर से पोरबंदर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये आपका NH44 के अंतर्गत आता है। और ये जो है किसको जोड़ता है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका NH44 है ना, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1873 इटली नर्व इमेज थ्रू द ब्लैक रिएक्शन बाय विच साइंटिस्ट ब्रेन, यानी 1873 में ये जो आपका ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक बनाया गया था ना, जिसमें वैज्ञानिकों को न्यूरॉन्स की संरचना को दागने और देखने में सक्षम जो वो बनाया गया था। यानी ये जो आपका ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक है ना, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए 1873 में इटली में जो आपका ये ब्लैक रिएक्शन जो तकनीक है ना, ये आपके कैमिलो गोल्गी के द्वारा जो है वो बनाया गया था। तो कैमिलो गोल्गी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नारी कुर्बान कुरीविक्रन समुदाय ये जो आपका किस राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल किए गए हैं। और ये जो आपका संविधान संशोधन 2022 के द्वारा जो है इस समुदाय को जो वो शामिल किया गया है। तो देखिए 2022 के संविधान संशोधन के द्वारा नारी कोरावन कुरीविक्रन समुदाय को जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी ST की सूची में जो इसे शामिल किया गया है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि चीन की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी गई थी। तो देखिए चीन की जो आधिकारिक भाषा है ना, ये आपका मंदारिन है। तो मंदारिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मंदारिन को जो है ये आपका पुतोगुआ भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सांगपो के नाम से ये जो आपका किस नदी को जाना जाता है। तो देखिए सांगपो के नाम से जो है ये आपका तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है ये आपका जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में जो है ये आपका डिंग के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है ये आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के अन्य सहायक नदियों की बात कर ले तो देखिए ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपका सुबनसिरी है, कामेंग है, मानेस, लोहित, तीस्ता और संकोच, ये सब जो आपके ब्रह्मपुत्र की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से किस संस्था की जो स्थापना है ना ये कोलकाता में किया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज दिया गया था। तो देखिए अगर सबसे पहले प्रार्थना समाज की बात कर ले तो देखिए प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 31 मार्च 1867 को जो है ये बम्बई में किया गया था। तो आपसे जो है कोलकाता के बारे में पूछा गया था, तो प्रार्थना समाज तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा।
अगर वहीं अगर बात कर ले आर्य समाज के बारे में, तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को जो है ये आपका गिरगांव मुंबई में जो वो किया गया था। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की बात कर ले, तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना ये 24 सितंबर 1873 को जो है पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की बात कर ले, तो देखिए रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना ये आपका 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर कोलकाता में जो इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो कोलकाता के बारे में पूछा गया था, तो रामकृष्ण मिशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किस संगठन की स्थापना जो है वो किया गया था। तो देखिए महाविंद गोविंद रनाडे के द्वारा जो है 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो की गई थी। तो पूना सार्वजनिक सभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रानी मचैया को 2023 में जो है किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में रानी मचैया को जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें किस नृत्य के जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो देखिए कुर्ग का जो लोक नृत्य में एक आपका शैली उमथैट आता है, उमथैट नृत्य शैली के लिए जो है इन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उमथैट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है ना ये किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए अगर गुरु नानक जी की बात कर ले, तो देखिए गुरु नानक जी जो है ये आपके सिख धर्म के संस्थापक और पहले जो है ये आपके सिख गुरु थे और इनका जो जन्म है ना ये आपका 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष जो है आपका कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है ये आपका गुरु नानक जी का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है। तो आपका जो है कार्तिक मास ऑप्शन में दिया गया था, तो कार्तिक मास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तैराकी यानी स्विमिंग में जो है वो नहीं आता है। जहाँ पे बच्चे द्वारा 2 ऑप्शन मुझे मिले हैं। पहला ऑप्शन एक था कि बटरफ्लाई दिया गया था और सेकंड जो ऑप्शन दिया गया था वो आपका पेनल्टी कॉर्नर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बटरफ्लाई जो शब्द है ये आपका तैराकी से संबंधित है, लेकिन ये जो आपका पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है ना ये आपका जो है हॉकी से संबंधित है, ना कि तैराकी से। तो पेनल्टी कॉर्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2003 में साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना ये कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को दिया गया था और कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को जो है ये आपके कितने पाकिस्तान नोबेल के लिए जो है इन्हें 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो कितने पाकिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कमलेश्वर जी को जो है 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मई 2023 तक इनमें से किन 2 संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है 2 पेयर करके दिया गया था और 2 ऑप्शन जो आपका दिया गया था, एक तो आपका भीमसेन जोशी दिया गया था और सेकंड आपका पंडित रविशंकर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भीमसेन जोशी एक ऐसे संगीतकार है इन्हें जो 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वादक और संगीतकार भी है और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भीमसेन जोशी और पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज यूज्ड टू मेजर टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, यानी इनमें से किसका उपयोग जो है मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं यानी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपका जो उत्पादन को मापने के लिए जो है ये आपका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो जीडीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 7th एब्यूंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की पपड़ी में जो है 7वीं प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है।
तो देखिए अर्थ क्रस्ट में जो आपके 10 मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स हैं यानी तत्व हैं वो आपके सबसे पहले तो आपका ऑक्सीजन है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो ये आपका 46% पाया जाता है। उसके बाद सेकंड पे आपका सिलिकॉन है। थर्ड में अगर आपका बात कर ले तो थर्ड में जो है आपका एल्यूमिनियम है। अगर तत्व की बात कर ले ये तो आपका एलिमेंट्स हो गया। अगर धातु पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा धातु पाया जाता है तो ये आपका एल्यूमिनियम धातु जो है वो पाया जाता है। उसके बाद धातु में जो आपका आयरन धातु यानी लोहा धातु जो है वो पाया जाता है। उसके बाद आपका कैल्शियम धातु पाया जाता है। उसके बाद आपका सोडियम धातु पाया जाता है। उसके बाद आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो आपका जो है 7th मोस्ट एविडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट पूछा गया था तो मैग्नीशियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 8वां अगर पूछा जाए तो ये आपका पोटेशियम करेक्ट आंसर होगा। 9वें में आपका टाइटेनियम और थर्ड में आपका हाइड्रोजन एलिमेंट्स होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है आयुष्मान खुराना के द्वारा लिखा गया है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है दिया गया था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। तो ये देखिए ये जो आपका क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड ये जो आपका आयुष्मान खुराना की ऑटोबायोग्राफी है और ये जो पुस्तक है इनके पत्नी और आयुष्मान खुराना के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि कैलियम ये जो आपका किस तत्व का जो है वो आपका लैटिन नाम है। तो देखिए अगर कैलियम की बात कर ले तो ये जो आपका पोटेशियम तत्व का जो है ये आपका लैटिन नेम है। तो पोटेशियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पोटेशियम के सिंबल की बात कर ले तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो आपका के होता है। इसके अलावा अन्य एलिमेंट के अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए कॉपर का जो लैटिन नेम होता है ना वो आपका कपरम होता है और इसका सिंबल जो है वो आपका Cu होता है। गोल्ड का अगर बात कर ले लैटिन नेम क्या होता है तो गोल्ड का जो देखिए जो आपका लैटिन नेम होता है ना वो आपका ऑरम होता है और इसका जो सिंबल है वो आपका Au होता है। आयरन के अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो देखिए आयरन का जो लैटिन नेम है ना ये आपका फेरम होता है और इसका जो सिंबल है वो आपका Fe होता है। लीड की बात कर ले तो देखिए लीड का जो सिंबल होता है वो आपका Pb होता है और इसके अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो इसका जो लैटिन नेम है वो आपका प्लमसम होता है। मरकरी के सिंबल की बात कर ले तो ये आपका Hg होता है और इसके अगर लैटिन नेम की बात कर ले तो हाइड्रोगाइरम ये जो आपका मरकरी का जो है लैटिन नेम होता है। सोडियम का सिंबल जो होता है वो आपका Na होता है और इसका जो लैटिन नेम है ये आपका नाट्रियम होता है। टीन की अगर बात कर ले तो टीन का जो सिंबल है वो आपका Sn होता है और इसका जो लैटिन नेम है ना ये आपका स्टेनम होता है। टंगस्टन की बात कर ले तो इसका सिंबल जो वो आपका W होता है और इसका लैटिन नेम जो होता है वो आपका वॉल्फ्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो है क्या अंतर होता है। तो देखिए डेबिट कार्ड की बात कर ले तो देखिए डेबिट का जो अर्थ होता है ना आप अपने पैसे का जो उपयोग कर रहे हैं ये जो आपका डेबिट का अर्थ होता है। जबकि अगर वहीं क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो देखिए क्रेडिट का जो अर्थ होता है ना कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए जो है पैसे जो है वो आपके उधार जो है वो ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की बात कर ले तो ये आपका रिवार्ड पॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री लाभ और डिस्काउंट जैसे फायदे देने के साथ साथ जो है आपको बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी जो है अधिक खर्च करने की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये जो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस होता है। तो ये आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने सारे प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।